नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ली अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ। कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खात्मे पर जोर। अमेरिका फर्स्ट होगा सरकार का मूल मंत्र। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को केंद्र की मंजूरी। राज्य कैबिनेट की बैठक आज। सुप्रीम कोर्ट ने मानी 1 हफ्ते तक अंतरिम आदेश नहीं देने की मांग। चुनावी राज्यों में विशेष ग्राम सभा पर चुनाव आयोग की रोक। नीति आयोग को आचार संहिता के पालन का दिया हवाला। 26 जनवरी को देश भर में होना है आयोजन। देहरादून में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस को शर्तों के साथ मंजूरी। चुनाव आयोग ने कहा, सरकारी यात्रा के साथ नहीं होनी चाहिए जनसभा। मीडिया से बातचीत और जवानों से जुड़ी घोषणा पर भी रोक। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल हांगकांग की यिप पुयिन से मुकाबला आज। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दौर में सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी। और हम बात करेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों की, लेकिन आज सबसे पहले खबर अमेरिका से, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने देश के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है और वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन दुनिया से कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद का सफाया करेगा। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद उन्होंने अमेरिकियों की नौकरियां बहाल करने का वादा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट उनकी सरकार का मूल मंत्र होगा। I, Donald John Trump, do solemnly swear वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में शुक्रवार को एक समारोह में अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। करीब 8 लाख समर्थकों की मौजूदगी में ट्रंप ने देश के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. इससे पहले उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद पहले भाषण में ट्रंप ने अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति, बंदूक नियंत्रण और प्रवासी नियमों में सुधार का प्रमुखता से जिक्र किया। साथ ही उन्होंने अगले 4 साल में अमेरिका के लिए अपनी रणनीति भी साफ कर दी। We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. ट्रंप की जिंदगी के इस खास लम्हे में भारतीय मूल के लोग भी शरीक हुए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट उनकी सरकार का मूल मंत्र होगा और सत्ता वॉशिंगटन से जनता को सौंपी जाएगी। Our people off of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow 2 simple rules: buy American and hire American. भाषण के बाद ट्रंप ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के नामांकन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सामने रंगारंग परेड का मुआयना भी किया। ट्रंप के सामने अवैध इमिग्रेशन और गोलीबारी की घटनाएं जैसी समस्याओं को सुलझाने की चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती अमेरिका को एकजुट रखने की है। No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail. We all bleed the same red blood of patriots. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ट्रंप के शपथ लेने के साथ ही भारत समेत दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। भारत के कुछ शहरों में भी लोगों ने जश्न मनाया और आतिशबाजी की।
माना यह जा रहा है कि ट्रंप की पारी के साथ भारत अमेरिका संबंधों का नया अध्याय शुरू होगा। भारत सरकार इसे लेकर आशावान है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि वे द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने और सहयोग बढ़ाने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने को लेकर आशावान हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी हमारे साझा मूल्यों और साझा हितों में है। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दौरान विरोध प्रदर्शन के अलावा छिटपुट हिंसा भी हुई। समारोह स्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले 217 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर न्यूयॉर्क में भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप टावर के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वी रिजेक्ट द प्रेसिडेंट इलेक्ट की तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया और ट्रंप विरोधी नारे लगाए। उधर यूरोपीय देश स्पेन और दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में भी ट्रंप के विरोध में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। और आइए नजर डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीवन सफर पर। कारोबारी घराने से राजनीति में आए डोनाल्ड ट्रंप का सियासत से कोई खास ताल्लुक नहीं था। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में जन्मे ट्रंप ने कॉलेज के समय से ही अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कारोबार में दिलचस्पी दिखाई। 70 के दशक में ट्रंप ने नुकसान में चल रहा कमोडोर होटल खरीदा, जिसे उन्होंने होटल द ग्रैंड हयात का नाम दिया। ट्रंप का यह दांव बेहद कामयाब रहा और उनके कारोबार ने नई ऊंचाइयां हासिल की। हालांकि 90 के दशक में ट्रंप को कुछ पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंदी के चलते उनके रियल एस्टेट के कारोबार को भारी नुकसान हुआ। उनके होटल ताज महल इन अटलांटिक सिटी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल ट्रंप प्लाजा का भी हुआ। लेकिन 1997 में कड़ी मेहनत के बाद ट्रंप का कारोबार फिर से पटरी पर आ गया। 1999 में डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में हाथ आजमाया और रिफॉर्म नाम से पार्टी का गठन किया। हालांकि पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से तंग आकर उन्होंने फरवरी 2000 में खुद को इससे अलग कर लिया। इसके बाद वो मुख्यधारा की राजनीति से दूर हो गए। 2016 में फिर से वापसी करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्राइमरीज में धमाकेदार जीत हासिल की। राष्ट्रपति चुनाव में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कद्दावर नेता हिलेरी क्लिंटन से था। हिलेरी के मुकाबले ट्रंप को कमजोर आंका जा रहा था। चुनाव सर्वेक्षणों में भी हिलेरी क्लिंटन ट्रंप पर भारी पड़ रही थी, लेकिन ट्रंप ने तमाम कयासों को झुठलाकर शानदार जीत दर्ज की और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कल एआईएडीएम के सांसदों ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। वहीं केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते तक कोई अंतरिम आदेश नहीं देने के लिए तैयार हो गया है। केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू का आयोजन जल्द सुनिश्चित करने को लेकर राज्य के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कानून और पर्यावरण मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी और अध्यादेश को वापस केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया, जिसे गृह मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी। इसमें पशुओं पर क्रूरता रोकथाम से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। केंद्र ने अध्यादेश को वापस राज्य सरकार को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आज राज्य कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल विद्यासागर राव की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं अध्यादेश की मंजूरी मिलने की खबर के बाद से चेन्नई में प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज सुबह से ही डीएमके नेता और कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और वहीं इससे पहले कल एआईएडीएम के सांसदों ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की थी। वहीं केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते तक कोई अंतरिम आदेश नहीं देने के लिए तैयार हो गया है। जल्लीकट्टू पर रोक हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को एआईएडीएमके के सांसदों और बीजेपी के तमिलनाडु प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्लीकट्टू को जारी रखने से जुड़े अध्यादेश पर जल्द ही समाधान निकल आएगा। He assured our ordinance
what the Tamil Nadu government brought the ordinance, that file can be processed quickly, that can be sent to see that enabling state government bring that ordinance to see that Jallikattu be performed quickly. इस बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जल्लीकट्टू के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं को देखा जाए। साथ ही केंद्र और तमिलनाडु सरकार इसके समाधान के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर 1 हफ्ते तक फैसला न सुनाने की केंद्र की अपील को मंजूर कर लिया है। The central government and the state government are talking to each other and they are mulling over several options. They will try and find out a way so that cultural rights can be saved also. The Prevention of Cruelty Act. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जल्लीकट्टू के मुद्दे पर बैठक की थी। मुलाकात में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के कदम का समर्थन करने का भरोसा दिया था। सरकार ने पिछले साल जल्लीकट्टू को जारी रखने से संबंधित अधिसूचना जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इससे पहले 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू खेल पर रोक लगा दी थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने देहरादून में कमांडर कॉन्फ्रेंस को मंजूरी दे दी है। आयोग ने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। आयोग ने कहा है कि सरकारी यात्रा के साथ कोई जनसभा नहीं होनी चाहिए। आयोग ने मीडिया से बातचीत के अलावा मौजूदा और पूर्व सैन्यकर्मियों की संबंधित घोषणा नहीं करने को कहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि बीजेपी इस आयोजन का इस्तेमाल 5 राज्यों में सैन्यकर्मियों को प्रभावित करने के लिए कर सकती है। देहरादून में आज होने वाली इस कमांडर कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी देश के सुरक्षा माहौल पर विचार विमर्श करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की बेंच ने याचिका के समर्थन में कानूनी प्रावधानों और अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल अतिरिक्त हलफनामे का वो अवलोकन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी से आगे बढ़ाई जाए। साथ ही याचिका में बजट में मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह की योजना, कार्यक्रम और वित्तीय प्रावधान की घोषणा करने से रोकने की अपील की गई है। वहीं 2012 में आम बजट में देरी किए जाने से जुड़ी प्रक्रिया पर कैबिनेट सचिव ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग ने 26 जनवरी को होने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठकों पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने इसकी इजाजत के बिना बैठकें कराने को लेकर नीति आयोग की खिंचाई की है। आयोग का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही ऐसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि नीति आयोग 26 जनवरी को गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब सहित देश भर की ग्राम सभा की बैठकें करा रहा है, लेकिन चुनावी राज्यों में ऐसा नहीं होना चाहिए। आयोग ने कहा है कि जिला अधिकारियों को पत्र भेजने से पहले नीति आयोग को चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग की पहले मंजूरी लेनी चाहिए थी। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को पहले 3 चरण की 191 सीट के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बाद में 18 और उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी अब तक 209 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि इनमें से 88 पर उम्मीदवारों के सिंबल रोक दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी सूची में शिवपाल यादव, आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा और नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल का नाम शामिल है। हालांकि इसमें मुलायम के सुझाए कई नाम गायब हैं। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। अभी तो कांग्रेस का पास से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया। हालांकि जिन सीटों पर टिकट दिया गया है उनमें कई पर कांग्रेस और आरएलडी के सिटिंग विधायक हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर, आरएलडी में शामिल हुए गुड्डू पंडित, अशफाक खान समेत कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए। हालांकि इस दौरान गठबंधन बचाने की कोशिशें भी जारी रहीं। गठबंधन के लिए कोई अभी किसी भी तरह का कोई अवरोध तो नहीं आया।
अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। मैं ये मानता हूं कि गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे कहीं ना कहीं ये रुकी वार्ता, लेकिन अभी भी जो वार्ता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। दरअसल गठबंधन में आरएलडी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। आरएलडी 35 से 40 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी आरएलडी को गठबंधन में शामिल करने पर राजी नहीं है और कांग्रेस अपने कोटे से आरएलडी को इतनी सीट देना नहीं चाहती। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर पल पल राजनीति बदल रही है और दोनों ही दल अपने अपने बयानों के जरिए एक दूसरे को परखने और दबाव में लाने की कोशिश में दिख रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि अभी तक किसी ने इस बात को खारिज नहीं किया है कि गठबंधन होगा या नहीं। लखनऊ में कैमरामैन सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कल फिर से अकाली सरकार और बादल परिवार की आलोचना की। सिद्धू ने राज्य की बदहाली के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बादल परिवार को जनता के सामने बेनकाब करने की बात कही। मैं अज उजागर करने वाला बादलों की लुट घसुट की नीति ते उन्हां दी नीयत कि किस तरह पंजाब दा पेट पाड़ के अपने घर भरे गए ने। और अब बात कुछ और खबरों की। आरबीआई गवर्नर अजित पटेल ने लोक लेखा समिति को बताया है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कुछ समय के लिए असर पड़ेगा। समिति के सामने कल पेश हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकों में जमा हुए काले धन की जांच चल रही है। साथ ही बैंकों और पेमेंट गेटवे कंपनियों से ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने पर भी बातचीत चल रही है। पीएससी 10 फरवरी को आरबीआई के जवाबों पर विचार करेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल शुक्रवार को लोक लेखा समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने नोटबंदी के फैसले के बारे में समिति के सवालों का जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई गवर्नर ने कांग्रेस सांसद केवी थॉमस की अध्यक्षता वाली समिति को बताया कि नोटबंदी के चलते मुश्किलें जल्द खत्म हो जाएंगी और हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। शहरी क्षेत्रों की स्थिति करीब करीब सामान्य हो चुकी है और ग्रामीण इलाकों में नकदी की परेशानी दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बैंकों में जमा हुए काले धन के सवाल पर उर्जित पटेल ने कहा कि आयकर विभाग और केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले की निगरानी कर रही हैं। खबर है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर असर के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इसका जीडीपी पर अल्पकालिक असर पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने समिति को बताया कि बैंकों और फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर से लेन देन में ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने की भी बात चल रही है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल बुधवार को वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे और नोटबंदी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। इसमें आरबीआई गवर्नर ने बताया था कि नोटबंदी को लेकर पिछले साल के शुरू से ही सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श शुरू हो गया था। उर्जित पटेल से नोटबंदी के बाद कितनी नकदी जमा हुई और कितनी जारी हुई समेत कई सवाल किए गए थे। समिति पुराने नोटों के आंकड़ों पर आरबीआई गवर्नर के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी थी। मोहम्मद फाते टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस ने कल हैदराबाद में आरबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी को 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी नकदी की किल्लत दूर करने में नाकाम रही और लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर गरीब और महिलाओं पर पड़ा है। नोटबंदी के नाम पे काला धन पूरा 2000 नोट हर एक के पास आ जाता। गरीब आदमी लाइन में ठहरता, उसको 2000 मिलने को 5-6 घंटे लाइन में ठहरना पड़ता, मगर एक एक के घरों में 2000 के नोट कहां से आए। प्रमुख प्रचारक मनमोहन वैद्य के बयान के बाद से पैदा हुए विवाद पर आरएसएस ने सफाई दी है। आरएसएस के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संघ आरक्षण का समर्थन करता है और संविधान के तहत इसे जारी रहने के प्रयास होते रहने चाहिए। होसबोले ने जयपुर साहित्य उत्सव में मनमोहन वैद्य के बयान पर पैदा हुए विवाद के बाद कहा कि संघ ने आरक्षण को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जो समाज में अलगाव पैदा करता हो। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है और इसमें कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा यही विचार का है कि संविधान दत्त जो आरक्षण है उस आरक्षण को
जारी करने के पूरा प्रयास हमेशा होते रहना चाहिए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO शुक्रवार को अपने फेसबुक पेज का पासवर्ड भूल गया। जानकारी के मुताबिक DRDO के फेसबुक पेज पर ट्विटर हैंडल के जरिए कुछ ऐसे पोस्ट किए गए जिससे ये खुलासा हुआ। DRDO की फेसबुक पेज पर ट्विटर के जरिए कुछ टेक सेवी यूजर्स की ओर से 2 पोस्ट जारी की गई। पहली पोस्ट में लिखा था कि फेसबुक अकाउंट नहीं ओपन हो रहा, वहीं दूसरी पोस्ट में कहा गया कि फेसबुक पेज की साइन इन में समस्या हो रही है। हालांकि इस तरह की कोई संकेत नहीं मिल रहे कि DRDO की फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया है। कुछ IT विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है DRDO अपना पासवर्ड ही भूल गया हो। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शांतिपूर्ण विरोध को दबाने को अलोकतांत्रिक करार दिया है। कोलकाता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में एक समारोह को संबोधित करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए नई नीति बनाने की बात कही। विश्वविद्यालयों में आजाद सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। कोलकाता में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने हैदराबाद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल की अशांति का जिक्र किया। शांतिपूर्ण विरोध को दबाने को उन्होंने अलोकतांत्रिक करार दिया। We must make every effort to protect the autonomy of our universities and to foster the right of our students to express ideas that powerful interests may not always agree with. पूर्व प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया। We must ensure that our environmental resources, land, water and air are appropriately managed to make our development truly sustainable. इस मौके पर मनमोहन सिंह ने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए नई नीति बनाने की भी वकालत की। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल CH मोहम्मद कोया राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2016 से 4 पत्रकारों को नवाजा। टाइम्स ऑफ इंडिया के कंसल्टिंग एडिटर सागरिका घोष, द हिंदू की नीना व्यास, चंद्रिका टाइम्स के पूर्व मुख्य संपादक TP चरूपा और मनोरमा न्यूज के निदेशक जॉनी लुकोस को ये सम्मान दिया गया। सम्मान समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए मीडिया को लोकतांत्रिक संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होगा। इस मौके पर पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी भी मौजूद थे। मोहम्मद कोया एक दूरदृष्टा लेखक, पत्रकार और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। Good evening all. The media must stand up to fear, seek information and speak out. It must not hesitate to tell the powers their errors in commission and omission. It is a fundamental function of the media and a basic requirement for the functioning of a healthy democracy. अगर आपको सस्ता खाना खाना है तो वो दिल्ली में फिलहाल एक ही जगह मिलेगा, वो भी लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में। दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई आम आदमी कैंटीन 10 रुपए में लोगों को भरपूर खाना देने का दावा कर रही है। बंद दरवाजे के बाहर भीड़ इंतजार में है कि कब दरवाजा खुले और वो 10 रुपए की थाली का मजा ले सके। दिल्ली सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई आम आदमी कैंटीन में फिलहाल दोपहर का ही भोजन उपलब्ध है। खाने का सही है, अभी तक तो सही है, आगे मिलावट कर दे उसकी कुछ कह नहीं सकते। सेल के ऊपर बात है जी, जैसे इनकी सेल होगी वैसे ये काम करेंगे। अभी तक तो सही है, मगर ये खाने में थोड़ा सा मीठा जरूर होता तो बढ़िया हो जाता, क्योंकि इन्हीं का स्टाफ खाएगा जी खाना, हम तो बहुत कमाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 रुपए में और क्या लेंगे आप? बहुत बढ़िया। जो पेशेंट आते हैं, उनके जो अटेंडेंट नर्स सब हैं, इमरजेंसी में आते हैं, घर से कुछ भी नहीं लाते हैं एकदम से, उनके लिए बहुत अच्छा है। आम जनता थाली में और चीजों की उम्मीद कर रही है। कैंटीन की जिम्मेदारी फिलहाल अस्पताल प्रशासन के पास है। सबको सोचते हुए हमने ये वाला लंच कॉम्बो जो लंच है वो स्टार्ट किया है। तो इसमें हम लोग चावल दे रहे हैं, 2 रोटी दे रहे हैं, 1 कटोरी सब्जी दे रहे हैं और 1 कटोरी दाल दे रहे हैं। दाल की जगह या छोले या कढ़ी ऐसी चीज़ हम मतलब मेन्यू चेंज करते रहते हैं। कैंटीन में करीब 2000 लोगों को हर दिन खाना मुहैया होगा। इससे दिल्ली सरकार पर प्रति माह 4 से 5 लाख रुपए खर्च आएगा।
हॉस्पिटल के अंदर वही सब चीज़ें देखना ना, कितना पैसा खर्चा होता है, कितना उसको सब्सिडी चाहिए, क्या चाहिए, और उसको हम करेंगे, बड़े स्केल पे करेंगे पूरी दिल्ली के अंदर। देखिएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये कैंटीन वाला प्रपोजल है ये हेल्थ से रिलेटेड है। हम लोगों के ऊपर 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, सिर्फ हेल्थ केयर के ऊपर दिल्ली सरकार खर्च करती है। अगर 150 करोड़ रुपए खाने पे खर्च करते तो बहुत सारे बीमार लोग अस्पताल में नहीं पहुँचे। इससे पहले शीला दीक्षित सरकार ने गरीबों को सस्ता खाना देने के लिए जन आहार योजना शुरू की थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस योजना को बंद कर पहले से सस्ता खाना देने के लिए आम आदमी कैंटीन की शुरुआत की है। आम आदमी कैंटीन का आज पहला दिन था, तो सरकार के लिए चुनौतियां भी कई सामने खड़ी हो रही हैं। वो ये कि इतने सस्ते दाम को बरकरार रखना, साथ ही उसका स्वाद और उसके स्वाद को वक्त पर जनता तक पहुंचाना। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी को बीसीसीआई में नए प्रशासकों की नियुक्ति कर देगा। कोर्ट ने बीसीसीआई के पदाधिकारी बनने की 9 साल की समय सीमा से जुड़े नियम को भी साफ किया है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने रेलवे, सेना और यूनिवर्सिटीज की तरफ से पेश होते हुए कोर्ट से फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई के नए प्रशासकों के नाम का 24 जनवरी को ऐलान करेगा। एमएक्स क्यूरी, गोपाल सुब्रमण्यम और अनिल दीवान ने सीलबंद लिफाफे में आज कोर्ट को 9 नाम सौंप दिए। इसके अलावा कोर्ट ने अपने उस आदेश में सुधार किया जिसके तहत राज्य संगठनों और बीसीसीआई में 9 साल के पद संभालने वाले शख्स को किसी पद के अयोग्य किया गया था। कोर्ट ने साफ किया कि राज्य एसोसिएशन या बीसीसीआई में एक पदाधिकारी के कार्यकाल को अलग अलग माना जाए। कोर्ट रेलवे, सर्विसेज और विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन का कद घटाकर उन्हें संबद्ध सदस्य बनाने के खिलाफ अर्जी पर भी विचार करने के लिए तैयार हो गया है। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि भले ही बीसीसीआई एक निजी संस्था है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा सरकार को भी प्रभावित करता है। कोर्ट का आदेश है कि कोई भी सरकारी अफसर क्रिकेट एसोसिएशनों में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें रेलवे, सशस्त्र बल और विश्वविद्यालयों की टीमें भी हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोढ़ा पैनल की सिफारिश लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खेल की खबरें। साइना नेहवाल मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में साइना ने इंडोनेशिया के फित्रियानी को हरा दिया। सेमीफाइनल में साइना का मुकाबला हांगकांग के यिप पुयिन से आज होगा। और सानिया मिर्जा और स्ट्राइकोवा की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला डबल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गई हैं। चौथी वरीयता प्राप्त सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की बारबरा स्ट्राइकोवा ने ऑस्ट्रेलिया की सामंथा स्टोसुर और चीन की शुआई छांग को 6-1, 6-4 से हरा दिया। वो अब जापान की एरी होजुमी और म्यू कातो से खेलेंगी। हालांकि रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स से बाहर हो गए हैं। बोपन्ना और उरुग्वे के पाब्लो कुआस को दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने हरा दिया। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ली अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ। कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खात्मे पर जोर। अमेरिका फर्स्ट होगा सरकार का मूल मंत्र। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को केंद्र की मंजूरी। राज्य कैबिनेट की बैठक आज। सुप्रीम कोर्ट ने मानी 1 हफ्ते तक अंतरिम आदेश नहीं देने की मांग। चुनावी राज्यों में विशेष ग्राम सभा पर चुनाव आयोग की रोक। नीति आयोग को आचार संहिता के पालन का दिया हवाला। 26 जनवरी को देश भर में होना है आयोजन। देहरादून में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस को शर्तों के साथ मंजूरी। चुनाव आयोग ने कहा सरकारी यात्रा के साथ नहीं होनी चाहिए जनसभा। मीडिया से बातचीत और जवानों से जुड़ी घोषणा पर भी रोक। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल हांगकांग की यिप पुयिन से मुकाबला आज। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दौर में सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।